हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंश्योरेंस विजडम चैनल। आई एम सुरभि बंदोपाध्याय। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे IC77 इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इस IC77 का चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस एंड रेलिवेंट लेजिस्लेशन। ये चैप्टर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ था। The New India Assurance Company Limited started transacting engineering insurance on a modest scale in 1953. Received technical assistance from Munich Reinsurance Company. तो म्यूनिच रीइंश्योरेंस कंपनी का असिस्टेंसी से 1953 में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इंडिया में इंजीनियरिंग इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड set up its own engineering insurance department developed under the guidance of Mr. Michael Taylor. Okay. तो नेक्स्ट हम देखेंगे द सिंडिकेट। एक सिंडिकेट हुआ था। इसमें क्या था, अ ग्रुप ऑफ 5 कंपनीज वाज फॉर्म्ड इन ईस्ट इंडिया in 1954 to pool resources and technical expertise. तो 5 कंपनीज मिलकर एक ठो इंश्योरेंस कंपनी खुला था जो रिसोर्स को पूल करते हुए एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग इंश्योरेंस करते थे। ठीक है, अंडर राइटिंग कैसे होता था इधर में, इंजीनियरिंग रिस्क वेर अंडर रिटन थ्रू अ टेक्निकल सेल। द टेक्निकल सेल वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स। नेक्स्ट इज इंडियन प्रैक्टिस वर्सेस यूके प्रैक्टिस। तो यूके में फर्स्ट इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का स्टार्ट हुआ था। तो क्या बोला गया, देखिए, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्सीडेंट और डैमेजेस, इंस्पेक्शन सर्विस ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी। तो यूके में क्या होता था, यूके में जो मशीनरीज का जो इंस्पेक्शन वो भी पॉलिसी के अंडर कवरेज रहता था। लेकिन इंडिया में क्या होता है, पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी इज कंपल्सरी अंडर वेरियस एनैक्टमेंट्स। इंस्पेक्शन आर कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स। तो इंडिया में जो मशीन्स का जो इंस्पेक्शन रहता है, जैसे कि बॉयलर्स का, तो वो इंस्पेक्शन इंश्योरेंस कंपनी नहीं करता है। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। वो खाली इंश्योरेंस कंपनी खाली यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, जो कि कोई भी मटेरियल डैमेज हो या फिर थर्ड पार्टी डैमेज हो, इसके लिए प्रोवाइडेड रहेगा वो कवरेज। और यहाँ पे इंडिया में इंस्पेक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर्स इज ओनली अ गुडविल जेस्चर। मतलब इंश्योरर्स अगर चाहे तो वो उसका रिस्क को मेज़र करने के लिए वो कोई भी मशीनरी को इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन वो इंश्योरेंस के अंडर कवरेज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यूके में क्या रहता है, जैसे कि हमने पढ़ा, इंश्योरेंस प्लस इंस्पेक्शन सर्विस दोनों ही रहता है। लेकिन इंडिया में इंश्योरेंस रहेगा और जो इंस्पेक्शन रहेगा वो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन होता है, गवर्नमेंट उसको अरेंज करता है। और इंश्योरर्स इंस्पेक्शन इज वॉलेंटरी। अगर इंश्योरर चाहे तो वो रिस्क को एसेस करने के लिए, रिस्क को मेज़र करने के लिए वो मशीनरीज का इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन दैट इज़ फॉर गुडविल जेस्चर। नेक्स्ट इज स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या क्या था, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो ये दोनों है जो कि प्राइमरी लेजिस्लेशन है, लेकिन इसको छोड़ के भी और भी कुछ स्टैट्यूट एप्लीकेबल है, जैसे कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेफ्टी रूल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 एंड द माइंस एक्ट 1952। तो इसमें हम देख लेंगे इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। फर्स्ट हम देखेंगे पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स। क्या क्या पावर रहता है उनको, इंस्पेक्टर्स हैव द पावर्स टू एंट्री एनी फैक्ट्री, टू एग्जामाइन प्लांट एंड मशीनरी, एग्जामाइन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ask for prescribed information or documents, record statements of any person whenever necessary। तो ये सब एक गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का पावर उसके पास रहता है। ठीक है,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस विद इन फैक्ट्रीज, के फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ ठीक ठाक प्रॉपरली हो रहा है क्या नहीं, वर्किंग जो कल्चर है, वर्किंग जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब एश्योर करने के लिए ही ये इंस्पेक्शन किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री का एक डेफिनेशन भी बोला गया है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स thereof where 10 or more workers are working or were working on any day during the preceding 12 months। ओके, मतलब फैक्ट्री में मिनिमम कितना लोग काम करना चाहिए, मिनिमम 10। ओके, उससे अगर कम हो जाएगा तो उसको फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, और उसमें वो 10 लोग और 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो लास्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में कभी भी काम कर रहा है या फिर काम कर रहा था, ऐसा हो सकता है। और क्या काम कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विद और विदाउट द एड ऑफ पावर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक तो प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है या फिर 12 महीने के अंदर वहाँ पे चल रहा था, तो उसे एक फैक्ट्री माना जाएगा एज पर फैक्ट्री एक्ट। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। यहाँ पे कुछ प्लांट एंड मशीनरीज का नाम दिया गया है जिसके लिए सेफ्टी रूल्स भी मेंशन है, जैसे कि होस्ट और लिफ्ट्स, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, रिवॉल्विंग मशीनरी एंड प्रेशर प्लांट। नेक्स्ट है इंडियन बॉयलर एक्ट 1923, डेफिनेशन ऑफ अ बॉयलर। A boiler means any closed vessel exceeding 22.75 लीटर्स कैपेसिटी, कोई भी क्लोज्ड वेसल जिसका कैपेसिटी 22.75 लीटर से ज़्यादा रहेगा, यूज्ड एक्सप्रेसली फॉर जनरेटिंग स्टीम अंडर प्रेशर। तो बॉयलर का काम क्या रहता है, टू जनरेट स्टीम अंडर प्रेशर, इंक्लूड्स एनी माउंटिंग और फिटिंग अटैच टू द वेसल दैट रिमेन्स अंडर प्रेशर व्हेन स्टीम इज शट ऑफ। मतलब जब स्टीम पावर ऑफ हो जाए, स्टीम कट ऑफ हो जाए, तब भी वो प्रेशर मेंटेन होता रहे, ठीक है, दैट इज अ बॉयलर। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट। बॉयलर मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर इंडस्ट्रियल यूज, मतलब रजिस्ट्रेशन के बिना आप बॉयलर को इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स इशू अ सर्टिफिकेट ऑथोराइजिंग इट्स यूज़। तो कौन इसका सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है, ही इज़ अ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स। सर्टिफिकेट वैलिडिटी नॉट एक्सीडिंग 24 मंथ्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए मैक्सिमम सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहता है। ओनर में अप्लाई फॉर रिन्यूअल आफ्टर इंस्पेक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज। तो नेक्स्ट इज द माइन एक्ट 1952। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रॉपर सुपरविजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस थ्रू द इंस्पेक्शन थ्रू इंस्पेक्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये माइन एक्ट लाया गया है। डेफिनेशन ऑफ माइन इंक्लूड्स एक्सकवेशन फॉर सर्चिंग और ऑब्टेनिंग मिनरल्स, मतलब कहीं पर अगर माने माइनिंग का काम चल रहा है, जहाँ पे ज़मीन पर खुदाई चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई भी काम के लिए माने कोई भी काम ये माइन एक्ट के अंडर आएगा। बोरिंग, बोरहोल्स एंड ऑयल वेल्स, शाफ्ट्स, लेवल एंड इंक्लाइंड प्लेन्स, मतलब ज़मीन के अंदर अगर बहुत सारा लेवल में बहुत सारे रास्ते खोले होते हैं जो माइन के काम के लिए काम माने यूज़ किया जाता है, तो ये सब भी माइन के अंदर ही आएगा। ओपन कास्ट वर्किंग, मतलब ऊपर ज़मीन के ऊपर जहाँ से वो मिनरल्स निकल रहा है वो जगह भी माइंस के अंदर ही आएगा। कन्वेयर्स एंड एरियल रोपवेज, अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो माइंस के अंदर अगर कन्वेयर्स और रोपवेज का यूज़ करना पड़े तो वो भी माइन एक्ट के अंदर आएगा। अडिट्स, मशीनरी वर्क्स, रेलवेज, ट्रामवेज एंड साइडिंग्स, मतलब कुछ भी अगर इससे माने माइन एक्ट के लिए डेडिकेटेडली कोई भी अगर यूज़ किया जा रहा है, कोई भी मशीन होगा, कोई भी रेलवेज, ट्रामवेज, ये सभी माइन एक्ट के अंदर आएगा। वर्कशॉप सिचुएटेड विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ माइन एंड यूजफुल सोनली फॉर माइनिंग प्रोसेस, अगर कोई वर्कशॉप है जो माइनिंग के लिए माइंस के काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो भी इसके अंदर आएगा। पावर स्टेशन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सक्लूसिवली टू वन और मोर माइंस अंडर द सेम मैनेजमेंट, मतलब अगर कोई ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोई भी अगर सोर्स ऐसा यूज़ हो रहा है
तो ये भी माइनिंग के अंडर आएगा। ठीक है, तो इसी सभी चीज़ में माइनिंग एक्ट, माइंड एक्ट्स लागू रहेगी और ये सभी इंश्योरेंस के अंडर कवरेज भी रहेगी। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ हम लोग का IC 77 का चैप्टर 1। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए आपका जो कॉलीग्स है या फिर जो भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहा है उनके साथ। और कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताइए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम इस IC 77 का नेक्स्ट पार्ट जो कि चैप्टर 2 है वो यहाँ पे इस चैनल में उसका वीडियो भी लाया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।